नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कविश आईएएस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूं नए साल की। लेकिन ये नया साल सबके लिए अच्छा नहीं रहा दोस्तों। जैसा कि आप मेरे पीछे इस फोटो में देख सकते हैं, ये है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। इनको यूएस फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं को नहीं, इनके वाइफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और यूएस ने इन दोनों लोगों को डिटेन करके पहुंचा दिया है न्यूयॉर्क। और अब इनके ऊपर चलेगा मुकदमा। लेकिन ये जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, इनको क्यों ऐसा गिरफ्तार करना पड़ा और ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, आइए जरा समझते हैं। देखिए 3 जनवरी 2026 को दोस्तों होता क्या है कि अमेरिकन फोर्सेस है ना एक ऑपरेशन चलाते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इस ऑपरेशन के तहत उनको निर्देश रहते हैं वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों लोगों को उनके घर से उठा लेना। मतलब दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आप किसी दूसरे देश के अंदर आप घुस रहे हो वहां पे, और वो कोई ऐसा वैसा साधारण देश नहीं है, उसकी भी अपनी एक मिलिट्री है और साथ ही साथ उसकी मिलिट्री को सामना करते हुए है ना, और आप वहां पर जाओ और वहां के प्रेसिडेंट को और उनके वाइफ को उठा के लेके आ जाओ, है ना। ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है। तो होता क्या है दोस्तों कि एक एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का एक ऑपरेशन चालू किया जाता है 3 जनवरी को। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यूएस की टोटल 150 एयरक्राफ्ट, 150 एयरक्राफ्ट रात को ऑपरेट होते हैं, जिनमें से F-22, F-35, F-18 जैसे और खतरनाक एयरक्राफ्ट इसके अंदर यूएस द्वारा डिप्लॉय किए गए थे। अब आप जान सकते हो दोस्तों कि अपने आप में ही एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी। होता क्या है कि अब इस ऑपरेशन को रात में चलाया जाता है, पूरे देश की बिजली को कट कर दिया जाता है और साथ ही साथ यूएस आर्मी की एक बहुत ही खतरनाक फोर्स जिसका नाम है डेल्टा फोर्स, जी हाँ दोस्तों डेल्टा फोर्स, इसको ये कार्य सौंपा जाता है कि ये जाएं और जाकर के निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ दोनों लोगों को उनके महल से उठा लाए। ठीक है, और ये इस मिशन को सक्सेसफुल भी करते हैं और उनको उठा लिया जाता है दोस्तों। लेकिन इस तरह का कदम उठाया क्यों अमेरिका, क्या लगता है आपको, इस तरह का कदम क्यों उठाया गया? अब अमेरिका का देखो क्या कहना है, ये बड़ा गौर करने वाली बात है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वेनेजुएला नारकोटिक्स में इन्वॉल्व है, उनके देश में ड्रग्स सप्लाई करता है बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ टेररिज्म को भी फाइनेंस करता है और टेररिज्म को बढ़ावा देता है दोस्तों। ऐसा इल्जाम यूएस ने लगाया है और इसके तहत उसने क्या किया है, खुद से सजा देने के लिए इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आइए जानते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है ना, रियल कारण क्या है वो अब हम लोग जानेंगे। असली कारण समझने से पहले जरा एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर कि वेनेजुएला कहाँ लोकेटेड है और जान लेते हैं जरा उसकी भू परिस्थितिकी को। तो देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना। ये देख सकते हो आप, ये है आपका अमेरिका है और यहाँ पर आपका लोकेटेड है वेनेजुएला। देखिए इस पिक्चर में वेनेजुएला को बड़ा करके दिखाया गया है, वेनेजुएला जिसकी राजधानी है कैराकस, और कैराकस में ही वो ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। जरा देखते हैं, समझते हैं इसके ज्योग्राफी को। तो आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला है, ये नॉर्दर्न पार्ट यानी ये देख रहे हो आप ना, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर में लाई करता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैरेबियन सी है, इसको यहाँ पे बोलते हैं गल्फ ऑफ डेरियन। गल्फ ऑफ डेरियन के पास लोकेटेड है वेनेजुएला, गल्फ ऑफ डेरियन के पास लोकेटेड है। यहाँ पर आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक सी और यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक सी, दोनों तरफ से घिरा हुआ है ये इन दोनों सी से, है ना। और इसके ऊपर में जो एक छोटा सा सी है इसका नाम है कैरेबियन सी। तो इन 3 दिशाओं में आप देख सकते हैं कि 3 तरफ से ये सी से घिरा हुआ है, तीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको इसका राजधानी तो मालूम ही हो गया है कि इसका राजधानी है कैराकस, है ना। तो आइए अब जानते हैं कि क्या कारण थे वो जिनकी वजह से इस तरह का हमला हुआ है। आओ दोस्तों पता करते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा हमला हुआ क्यों। ठीक है, अब क्या लगता है आपको, एक छोटे मोटे ड्रग्स और नारकोटिक्स और नार्को टेररिज्म का नाम लगा करके कोई इतना बड़ा देश किसी दूसरे देश पे हमला कर सकता है?
तो देखो ये उसी तरह से है जैसे एक हाथी का होता है ना, दिखाने के दांत कुछ अलग और खाने के कुछ अलग, तो ये वही वाला बात है। इसके पीछे ड्रग्स और नार्कोटिज्म वाला एंगल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा एंगल है। इसमें बात करेंगे हम लोग सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज ऑयल, है ना। ऑयल की बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पे इसलिए हमला किया है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला जो है आप देख सकते हो, वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। कितना? 303 बिलियन बैरल, मतलब पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसी के पास है। इसके बाद नंबर 2 पे सऊदी आता है, नंबर 3 पे ईरान आता है, पर सबसे ज्यादा ऑयल का अगर किसी के पास रिजर्व है तो वेनेजुएला के पास है। पर दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए, ठीक है, ये लड़ाई नहीं हुई है, सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑयल एक डिक्लाइनिंग रिसोर्स है। 25% का डिक्लाइन हुआ है जब से ईवीज और ये सब चीजें आने चालू हुई हैं, और आने वाले फ्यूचर में भी फ्यूचर ऑयल का नहीं है, ठीक है। यानी आने वाले समय में हमको ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। फॉसिल फ्यूल्स और ये सब चीजों से हम लोग अब दूर जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। पेरिस एग्रीमेंट और है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये सब, उसके बारे में मैं किसी और लेक्चर में बात करूंगा। तो इतना समझ लीजिए कि ये कोई फ्यूचर का रिसोर्स नहीं है। तो फिर आखिर हमला क्यों हुआ है? तो देखिए, हमला होने का जो मेन रीजन है उस पर हम लोग आते हैं, वो हुआ है आपका पेट्रो डॉलर। पेट्रो डॉलर दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चीज है। पेट्रो डॉलर क्या है? यूएस एक्चुअली में हमला किया है अपने डॉलर को बचाने के लिए, ठीक है। यस, डॉलर को बचाने के लिए, डॉलर को सुरक्षित रखने के लिए यूएस ने यह हमला किया है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि यूएस की इकोनॉमी या यूएस की ताकत है क्या, तो यूएस की ताकत देखो 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला क्या है? उसका यूएस का बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड जिसके ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है यूएस। दूसरा है उसका सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट जिसके ऊपर यूएस बहुत निर्भर करता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उसका है दैट इज डॉलर की सुपरमेसी, ठीक है। डॉलर सुपरमेसी की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है यूएस को। अगर पूरी दुनिया भर में अगर लोग डॉलर की सुपरमेसी कम हो जाए, पूरी दुनिया भर की कंट्रीज अगर डॉलर में खरीदना और बेचना बंद कर दें, तो यूएस की आज ही हालत खराब हो जाए। ये दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है, उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी उसकी। तो ये चीज वो कभी नहीं चाहेगा कि लोगों का डॉलर की जो सुपरमेसी है वो खत्म हो जाए, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेगा इस चीज को। अच्छा, वो इस चीज को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है और ये डॉलर की सुपरमेसी कैसे डॉलर का सुपरमेसी ला दिया, उसको भी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। बात एक्चुअल में क्या है, जब अर्ली 70s और 80s की बात है, ठीक है, उस वक्त सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन, है ना। देखो ऑयल रिजर्व अभी वेनेजुएला के पास है, पर प्रोडक्शन के मामले में वो बहुत पीछे है। प्रोडक्शन आज भी सऊदी के पास सबसे ज्यादा है। तो सऊदी अरब में जब ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा चालू हुआ, उस वक्त यूएस ने डील क्रैक की। और वो डील क्या थी कि आप अपने यहाँ का जितना भी पेट्रोलियम रिजर्व्स है या पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको सेल करेंगे तो आप उसको डॉलर में करेंगे, ठीक है। अब डॉलर में करने से क्या फायदा होगा? लोग अगर ज्यादा से ज्यादा डॉलर में खरीदेंगे, बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और यहीं से उस खेल की शुरुआत होती है, जिसको बोला जाता है डॉलर सुप्रीमेसी, ठीक है। और वहीं से टर्म आया पेट्रो डॉलर, है ना, यानी कि पेट्रोलियम और डॉलर दोनों कंबाइंड हो गए और डॉलर की कीमत बढ़ते चली गई। अब अमेरिका से ये चीज छीनती हुई जा रही है। जो थर्ड फैक्टर है वेनेजुएला पे अटैक का, तीसरा कारण, और वो तीसरा कारण पता है क्या है? वो तीसरा कारण है, जो थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से आप देखोगे अटैक हुआ है, वो है चाइना फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, चाइना फैक्टर, ठीक है। चाइना भी इसमें शामिल है इस अटैक के ऊपर। कैसे शामिल है? तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना है, जो आज के टाइम पर यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है ना, वो डॉलर से शिफ्ट हो जाए, डॉलर से अब इंडिपेंडेंट ना रहे। वो डॉलर से शिफ्ट होके कहां पर आ जाए? वो आ जाए रेयर अर्थ मिनरल्स पे आ जाए।
रेयर अर्थ मिनरल्स पे आ जाए। वो ये चाहता है कि पूरी की पूरी दुनिया ही डॉलर को छोड़ करके रेयर अर्थ मिनरल्स पे चला है दोस्तों। अब वो ऐसा क्यों चाहता है, तो जरा देख सकते हो आप इस फोटो में, देखो आप लोग ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया भर में जो चाइना है वो नियरली 70% तो मैं कम ही बोल रहा हूं दोस्तों, लगभग 90% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर सब मिला दूं तो 90% रेयर अर्थ मिनरल्स का मोनोपोली है उसके पास, इतना किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, ये देखो, ये कुछ 17 ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में। जैसे अगर मैं बात करूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है, बस एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूं कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर मिनरल्स जो हैं, ठीक है, क्या होते हैं, तो बेसिकली ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है मोबाइल में, मोबाइल के स्पीकर्स बनाने में, इन सब चीजों में, ठीक है, मिसाइल में इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों, मिसाइल बनाने में, ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है सैटेलाइट बनाने में, ठीक है, इनका इस्तेमाल होता है सैटेलाइट बनाने में, और इनकी का इस्तेमाल होता है आपका ईवी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, और ऐसी बहुत सारे क्रिटिकल जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ मिनरल्स का। और आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि आने वाले समय की अगर मैं बात करूं आपसे कि आने वाले समय में किसका मोनोपोली होगा, कैसे चलेगा, तो ये देखो, आने वाले समय में हमको मालूम है कि 3 चीजें हावी होंगी। एक है एआई, दूसरा है आपका डेटा, है ना, डेटा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रोबोटिक्स है, ठीक है, तीसरा चीज है रोबोटिक्स। आने वाला समय इन्हीं 3 चीजों का समय है दोस्तों। और अब इन तीनों चीजों में रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबसे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा इसका जो मार्केट कह सकते हो या फिर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कह सकते हो किसके पास है, तो वो है चाइना के पास। तो चाइना चाहता है कि लोग डॉलर से शिफ्ट होकर के आ जाए, कहां पर आ जाए, वापस से एलिमेंट्स के ऊपर, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे होंगे दिन प्रतिदिन। उसका कारण ये है कि जो ईवी में लगने वाला सिल्वर है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस चीज को काउंटर करते हुए भी आप देख सकते हो कि जो यूएस ने क्या किया है, वेनेजुएला पर अटैक किया है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है, ताकि चाइना के ऊपर बढ़ रही डिपेंडेंसी को हम लोग रोक सकें, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और क्या कारण है ऐसा अटैक करने के पीछे का कारण है ब्रिक्स। अब आपको पता होगा दोस्तों कि ब्रिक्स एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अभी टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। हाल ही में इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है इसके अंदर। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ और भी देश आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब टोटल 10 मेंबर्स हो गए हैं। ब्रिक्स का मेन मोटो क्या है, यही डॉलर की सुपरमेसी को कम करना, ठीक है। अब डॉलर कम होगा तो क्या होगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, ठीक है। और वेनेजुएला जो है ना, वो भी इसी का पार्ट बनने का इच्छा जता रहा था। आपको मालूम होगा जो पिछला ब्रिक्स हुआ है उसके अंदर वेनेजुएला को जोड़ने की बात की गई थी, ब्रिक्स के साथ मिलाने की बात की गई थी, ठीक है। और अगर वेनेजुएला ब्रिक्स का मेंबर बन जाता, ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर बन जाता तो उसको फायदा होता किसको, रशिया को, चाइना को, ठीक है, रशिया और चाइना को उसका फायदा होता। और इसी चीज को रोकने के लिए अमेरिका ने यह हमला किया है। हालांकि वो बन जाता, लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, ब्राजील ने एक वीटो लगा दिया, जिसकी वजह से वेनेजुएला इसका मेंबर बन नहीं पाया। क्योंकि ब्रिक्स का ऐसा नियम है उन लोगों का कि जब तक सभी सदस्य किसी चीज के लिए हाँ नहीं कर दें, किसी भी नए मेंबर को ग्रुप में नहीं लिया जा सकता है। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, और कारण सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका की पॉलिसी, ठीक है। लैटिन अमेरिका की पॉलिसी क्या है, लैटिन अमेरिका जो है वो अमेरिका के बैकयार्ड में है। तो एक मुनरो है ना, मुनरो रिपोर्ट कहा जाता है, वो ऐसा लाया गया है जिसमें अमेरिका अपने बैकयार्ड में रह रहे जितने भी देश है ना, उन सब को वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका नेबरहुड डिस्टेबलाइज हो जाए या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि आने वाले समय में
वेनेजुएला तो एक ट्रेलर है, अभी शुरुआत है, इट्स जस्ट द गेट अवे। अगर मुझे इसका बताना हो तो वेनेजुएला क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एक गेट अवे है। क्योंकि देखो होता क्या है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो वेनेजुएला क्यों मैं गेट अवे बोल रहा हूं उसका, क्योंकि देखो ऐसा है, अभी आप आने वाले समय में देखोगे कि ये रहा वेनेजुएला, है ना, वेनेजुएला पे अटैक हुआ। और अभी आने वाले समय में आप देखोगे क्यूबा, ये भी एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है क्यूबा, जिसको अभी हाल ही में अभी अमेरिका ने बोला कि क्यूबा एक फेल्ड स्टेट है। ठीक है, तो क्यूबा जिन पे खतरा मंडरा रहा है, मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जिन पे आगे खतरा है, क्योंकि अमेरिका की उनके ऊपर बहुत अच्छे से नजर है दोस्तों, उसमें क्यूबा है जिसको अमेरिका ने बोला है कि ये एक फेल्ड स्टेट है। ठीक है, क्यूबा के अलावा देख सकते हो कोलंबिया, जी हाँ दोस्तों कोलंबिया, है ना, कोलंबिया, ये इसको तो उसने कहा है कि ये कोकेन का सेंटर है। ठीक है, अब कोलंबिया पे भी खतरा है, साथ साथ मेक्सिको, मेक्सिको को बोलता है कि वहां पे ड्रग कार्टेल चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये तीनों देशों पर खतरा है। साथ ही साथ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे वो पहले ही अपना दावा ठोक चुका है, इसके पहले ही, है ना, जब उसने बोला कि डेनमार्क जो है डेनमार्क की सुपरमेसी नहीं चलेगी वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत पहले बयान आया था, तो ग्रीनलैंड पर भी खतरा है। अच्छा, ये सब क्या सही में इतनी भलाई चल रही है अमेरिका के दिमाग में कि वो ड्रग मिटाना चाहता है, नार्को टेररिज्म मिटाना चाहता है, तो इतनी ही अगर उसके अंदर भलाई चल रही है तो क्यों ना वो इंडिया में आ रहे पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स बेचता है ना, आप देखते हो कि पंजाब के पास में बहुत सारी भारी मात्रा में ड्रोन से ड्रग्स आते हैं इंडिया में। तो जब तुम्हारे अंदर इतनी मानवता है और इतना ही तुम लोगों का कल्याण करना चाहते हो, तो ऐसे ही एक डेल्टा फोर्स भेज दो और आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लो। लेकिन वहां पर वो चीजें उनके काम नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि इनको कहां पर अपना फायदा दिखता है, ये वहीं पर अपना काम करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि एक्चुअली में मेक्सिको को क्यों कहा गया है, क्योंकि मेक्सिको के पास है दुनिया का सबसे ज्यादा सिल्वर। और सिल्वर क्या है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है वो, क्योंकि ईवी में इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा। देखो मेक्सिको के पास सिल्वर है सबसे ज्यादा, इसीलिए ये अमेरिका के रडार में चढ़े हुए हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो पेरू, इसके पास भी कॉपर है। ठीक है, ये भी अमेरिका के रडार पर है। इसके अलावा अगर आप बात करो कोलंबिया की, यहाँ पर कोलंबिया है, तो कोलंबिया जो है ना, ये भी अमेरिका के रडार पर है कोलंबिया। तो ये सब जितने भी देश है ना एंडीज में, एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। इस वजह से ये लोग अमेरिका की नजर में हैं और आए दिन आप देख सकते हो, अभी नहीं तो बाद में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सवाल ये है दोस्तों कि अब तुम लोगों ने सारा चीज डिस्कस कर लिया, मैंने आपको सारा हिडन जियोपॉलिटिक्स भी समझा दिया कि एक्चुअल में लड़ाई हुआ क्यों है। तो अब आगे क्या होने वाला है, अगर बात किया जाए आगे का कि आगे होने वाला क्या है, तो देखो मैं आपको दो तीन चीजें बता सकता हूं कि आगे क्या क्या होगा। पहला चीज तो ये होगा कि आप देख सकते हो गोल्ड और सिल्वर, अभी देखना गोल्ड और सिल्वर दोनों ही बहुत महंगे हो चुके हैं, है ना। तो गोल्ड और सिल्वर जो कि इतने, जिनकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, ये क्रैश करेगा। ये गोल्ड और सिल्वर आगे चल करके देखोगे आप, इनके जो प्राइजेस हैं, इनके प्राइजेस क्रैश करेंगे। ठीक है, इनके प्राइजेस क्रैश करेंगे। और क्यों क्रैश करेंगे पता है आपको, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि लोग मेटल बेस्ड इकोनॉमी पे आए। ठीक है, और उसके लिए अमेरिका क्या करेगा, अपना सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन CME इस्तेमाल करने वाला है दोस्तों। CME क्या है, ये उसका एक मार्जिन सेट करने वाला है ना, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, इसने 1980 में भी इसने इस तरह का फॉर्मूला अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से सडन ड्रॉप हो गए थे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। साथ ही 2011 में भी इसने किया है ये काम, और अभी फिर से फिलहाल में फिर से इसने स्टार्ट कर दिया है। क्यों, ताकि ये क्या है, CME क्या है, एक तरह का बाजार है, जैसे सब्जी मंडी होता है ना, ऐसा समझ लो कि एक बाजार है जिसके अंदर आप कुछ भी खरीद सकते हो, ऑयल्स, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल दैट आप खरीद सकते हो। उसके लिए कुछ मार्जिन देना होता है। ये अगर मार्जिन बढ़ा दिया तो दुनिया भर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली। तो इस पर अपना ट्राइड एंड टेस्टेड वेपन चालू कर दिया है।
इसके ठीक ऑपोजिट जो इसका राइवल है चाइना, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये चीज हो, इसीलिए उसने क्या किया पता है, रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, या एक तरह से कहा जाए तो उसमें रेगुलेशन लगा दिया है। ठीक है, उसने क्या किया है, रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर उसने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, दोस्तों। रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है अभी जो सिल्वर कहिए या रेयर अर्थ मिनरल्स के, लिथियम के, जो भी कहिए, ठीक है, ये सब जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग, लगभग 2/3 प्रोसेसिंग, 70% प्रोसेसिंग है चाइना में होता है। मतलब अगर आपको सिल्वर खरीदना है आज अपनी किसी इंडस्ट्रियल पर्पस की वजह से, आपको चाइना से खरीदना पड़ेगा, और चाइना ने इसके ऊपर लाइसेंस जारी कर दिया है कि आप इतने लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, और वो भी लोगे तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे, इन शॉर्ट आप ले ही नहीं पाओगे, ऐसा हाल है। तो उसने भी अपना चाल चल दिया है, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे, क्रैश होंगे, ऐसा फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है। लेकिन दोस्तों इसका भारत पे क्या इंप्लीमेंटेशन पड़ेगा, ये जो चीज अभी हुआ है इसका भारत में क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, वो तो दुनिया भर का इंप्लीमेंटेशन मैंने बता दिया। भारत में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात कि भारत में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी महंगाई, क्योंकि देखो महंगाई बढ़ने का कारण ये है कि आपको पता है कि वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है, ठीक है, और हमारा इंडियन गवर्नमेंट का वेनेजुएला के साथ ओएनजीसी विदेश से हम लोग ऑलरेडी वेनेजुएला में बहुत हद तक इन्वेस्टेड हैं। तो हमारे ऑयल जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे देश की महंगाई है वो बढ़ेगी। जो लोग ईएमआई पे कुछ लेना चाहते थे या नहीं ले पाएंगे उनको हैम्पर होगा, है ना, होम लोन, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी को अब और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली तो कंडेम नहीं कर पाएगा इस यूएस के एक्शन को, सिंपल सी बात है, ठीक है, पर वो यूएस को सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो एक टाइट बैलेंस बनाना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी में, तभी हम लोग इस चीज को कर पाएंगे, है ना। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए भी चैलेंज आएगा हमारे देश के लिए। इसके साथ ही साथ इंडिया में ये जो वेनेजुएला था ना, ग्लोबल साउथ, जिसकी बात हमेशा इंडिया करता है, ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला था। तो इस लिहाज से भी इंडिया को ये नुकसान पहुंचेगा। आई होप दोस्तों आपको इस पूरे के पूरे लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि जियोपॉलिटिक्स क्या है और किस तरीके से अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। आपसे मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में।